गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम मुख्य रूप से पुलिस आरक्षक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दो तीन चीजें देखेंगे हम, है ना। सबसे पहला तो कि 2018 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उसका हम एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये एनालिसिस आपके काम आएगा। ठीक है, चाहे आप नगर सेना की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, एडीओ, परिचारक, व्यापम, पीएससी, किसी का भी तैयारी कर रहे हो, एनालिसिस आपके काम इसलिए आता है क्योंकि जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखिए, किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है, तो आप जानते हो किम्बरलाइट जो है वो हीरे के लिए जानी जाती है। लेकिन हीरा हमारे छत्तीसगढ़ में कहां कहां पाया जाता है, कौन से नए जगह ऐड हुए हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। समझ रहे हो कि किस तरह से हम एनालिसिस करने वाले हैं, हर क्वेश्चन पे हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई ऑफिशियल सिलेबस तो है नहीं सीजी पुलिस आरक्षक का, लेकिन पहले जो भी कांस्टेबल के एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उस हिसाब से जो सिलेबस निकल कर आता है, उस सिलेबस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे सिलेबस अगर देखा जाए, चार पार्ट में इसको बांट सकते हैं हम लोग सिलेबस को। पहला जो है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, क्योंकि ज्यादातर देखो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है ना, इसका सिलेबस छोटा होता है ना। मतलब आप मान के चलो कि एक बुक में ही, जैसे ये छत्तीसगढ़ का समग्र अध्ययन बुक है, तो इस बुक में आपका जो है क्या हो जाएगा, ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, भूगोल हो, साहित्य हो, जनजातियां हो, या फिर अर्थव्यवस्था हो, प्रशासनिक ढांचा हो, पंचायती राज हो, ये सारा सिलेबस छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में आता है। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस एग्जाम के लिए भी रहेगा ही। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पार्ट जो है वो सामान्य अध्ययन क्या है, इसको आप 9 भागों में बांटकर पढ़ोगे। ठीक है, पुलिस आरक्षक के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति एक साथ आता है ना। इसके अलावा करंट अफेयर, पर्यावरण और विश्व का सामान्य परिचय, क्योंकि विश्व के सामान्य परिचय से आरक्षक में क्वेश्चन आता है। जितना क्लास मैंने कराया है एप्लीकेशन पे वर्ल्ड को लेकर, उतना पर्याप्त है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि सामान्य परिचय ही चाहिए होता है इसमें। तो सेकंड पार्ट आपका ये रहेगा। तीसरा भाग जो है गणित है, जिसमें पहले खंड में है ना, इकाई 1 में आपको परिमेय संख्याएं हो, संख्याएं का वर्ग, घन, गुणनखंड, ये सब हो, एलसीएम, एचसीएफ हो, औसत चाल समय दूरी हो, इसके प्रश्न ये इकाई 1 में आप कंप्लीट करोगे। इकाई 2 में आप बीज गणित और रैखिक समीकरण, औसत चाल समय दूरी ये कंप्लीट करोगे। इकाई 3 में आप अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, क्रय विक्रय मूल्य और ब्याज को कवर करोगे। और चौथा पार्ट जो है, इसके भी क्वेश्चन आते ही है यार, है ना। जैसे आप पेपर में अभी देखोगे भी कि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ही पूछ ले, लेकिन पूछ सकता है। तो रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये इकाई 4 के हिसाब से आप कंप्लीट करोगे। एक एक इकाई कंप्लीट करते चलिए। उसमें कैसे पढ़ेंगे, तो मैथ्स में पहला इकाई, दूसरा इकाई, तीसरा इकाई, चौथा इकाई, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो है ना भाग 2 जो है सामान्य अध्ययन, ये आपका लूसेंट का जो ब्लू कलर का जीके का बुक आता है ना, लूसेंट जीके। ठीक है, लूसेंट जीके जो ब्लू कलर का आता है, उस बुक से आपका ये कवर होगा। ठीक है, और उसी का ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा। गणित, आपको गणित और रीजनिंग, देखो यहां पे क्वेश्चन कहां से आएगा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। जैसे गणित और रीजनिंग के लिए आप जो है हमारे एकेडमी का ही बुक ले सकते हो। तर्क करना, संबंध देखना, परीक्षण करना, अक्षर, अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। रीजनिंग मतलब मानसिक योग्यता, लॉजिकल जो चीजें होती है, लॉजिक लगाकर जो सॉल्व करना होता है, वो इस सिलेबस में होता है। ठीक है, तो ये रहा रीजनिंग। 4 भाग में आप बांटकर पढ़ोगे, जिसमें आपको अगर इसमें समझना भी है कि कौन सा कितने नंबर का आ सकता है, तो अगर अभी देखें अभी के हिसाब से, तो भाग 1 जो है, आप ये मान के चलो 30 से 35 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से आ सकता है। 30 से 35 प्रश्न। ठीक है, और आपका भारत के सामान्य अध्ययन से 50 से 55। ठीक है, 50 से 55, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर इतिहास से 5 क्वेश्चन, भूगोल से
5-7 क्वेश्चन, संविधान से 5-7 क्वेश्चन, सब में से 5-7 क्वेश्चन ऐसे पूछते चले तो 50 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को आप एक साथ समझना कि 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न मैथ्स रीजनिंग से नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको पहले प्रैक्टिस करना है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग पहले कवर कीजिए, उसके बाद आपको मैथ्स पढ़ना है। ठीक, गुड मॉर्निंग, जिन लोगों का सुबह हो गया है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आज का। पहला है, किम्बरलाइट चट्टान किसके लिए जानी जाती है? तो किम्बरलाइट चट्टान हीरे के लिए जानी जाती है, और छत्तीसगढ़ में हीरा जो है कहां पाया जाता है? तो 4 जगह याद रख रहे हैं। एक तो आप जानते हो कि गरियाबंद में हीरा पाया जाता है, पता है आपको? गरियाबंद में हीरा पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। बताओ गरियाबंद में कहां कहां पाया जाता है? तो आप पढ़े होंगे कि गरियाबंद का जो मैनपुर तहसील है वहां पाया जाता है। 6-7 क्षेत्र आपको याद करने होते हैं। कौन कौन से? तो बहराडी, पाइलीखंड, कोदोमाली, कोसमबुड़ा, जांगड़ा क्षेत्र, टेम्पल 1, टेम्पल 2, ऐसे करके 5-6 क्षेत्र आपको याद करने होते हैं। सेकंड, आप पढ़े होंगे जब मैंने आपको बस्तर का मैपिंग कराया था तब बताया था कि बस्तर में तोकापाल नामक जगह है। ठीक है, तोकापाल नामक जगह है जहां पर क्या पाया जाता है? तो बस्तर में तोकापाल नामक जगह पे हीरा पाया जाता है। थर्ड आपका है जो है महासमुंद। ठीक है, थर्ड आप ऐड कर लीजिएगा, नया जगह है महासमुंद, और एक आप जसपुर भी आपको ऐड करना होगा। ठीक है, अभी तक हम गरियाबंद और बस्तर को लेकर चलते थे हीरे के लिए, लेकिन अब जो है हमको महासमुंद और जसपुर को भी ऐड करना है। ठीक है, ये महासमुंद में जो है ना सराईपाली में पड़ेगा। ठीक है, महासमुंद में कौन सा जगह भाई? तो सराईपाली। ठीक है, महासमुंद में सराईपाली, और जसपुर का जो है छोटा सा तुमला। ठीक है, तुमला नामक जगह पर। जैसे बस्तर का हम जान रहे हैं तोकापाल, गरियाबंद का हम जान रहे हैं मैनपुर क्षेत्र, वैसे महासमुंद का सराईपाली याद रखना, और जसपुर का तुमला क्षेत्र। ये 2 चीज आपका ऐड हो जाएगा हीरे के माइंस के लिए कि हाँ यहां हीरा पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो जो भी नई चीजें ऐड हुई है वो आपको नोट करना चाहिए ताकि आपका जो है तैयारी और भी मजबूत हो सके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो, राज्य विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? 2001 में किया गया था, सही पॉइंट है। राज्य का कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 90% ताप से प्राप्त होता है, तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि ताप से प्राप्त होने वाला कुल जो है वो 95% है। मतलब छत्तीसगढ़ वर्तमान में है ना, वर्तमान में 95.34%। ठीक है, 95.34% विद्युत ऐसा है, 95.34% ताप से उत्पादन होता है। ताप विद्युत उत्पादन कोयले से होता है। ठीक है, तो वर्तमान में ये पॉइंट गलत हो गया। छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी रायपुर है, ये पॉइंट भी गलत है। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? और विद्युत उपयोग की दृष्टि से पिछड़ा दंतेवाड़ा है, ये सही पॉइंट है। तो इस हिसाब से यहां पर 2 पॉइंट गलत हो रहे हैं, बी और सी। ठीक है, 2 पॉइंट आपके गलत हो रहे हैं, बी और सी। ठीक है, आगे मामला समझ में। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो अगर ताप से 95% विद्युत उत्पादन होता है तो बताइए जल से कितना विद्युत उत्पादन होता है? जल से, इसके अलावा जो बचेगा वो जल से होगा भाई, 4.66%। अगर 95.34% ताप से है तो जल से होगा 4.66%। ये जल विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। क्या होगी? जल विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। लाइक कर दो भाई वीडियो को, है ना। आज पूरा 100 क्वेश्चन बनाएंगे।
भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो आप जानते हो जो भूतापी विद्युत संयंत्र है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो भूतापी विद्युत संयंत्र, आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको बता सकते हो। भूतापीय विद्युत संयंत्र तातापानी, ठीक है, तातापानी बलरामपुर। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अच्छा, राज्य में आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थापित किया गया है भाई? दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दुर्ग में है। राजनांदगांव में भी सेज बनाया गया है और नया रायपुर में भी सेज बनाया गया है, लेकिन नया रायपुर वाला जो है वो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए है, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए, जबकि ये जो है राजनांदगांव में जो सेज बनाया गया है वो सोलर पैनल के लिए बनाया गया है। कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है भाई। हाँ, तो औद्योगिक पार्क याद रखना। और बिलासपुर में जो है वो है ट्रैफिक पार्क। बिलासपुर में क्या है भाई? ट्रैफिक पार्क। बताओ कौन से गांव में, कमेंट करके बताइए तुरंत कि बिलासपुर का जो ट्रैफिक पार्क है वो कौन से ग्राम में है? बिलासपुर का ट्रैफिक पार्क कौन से ग्राम में है? देखते हैं कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं। बिलासपुर में जो ट्रैफिक पार्क है वो कौन से ग्राम में है? बिलासपुर में तो है, ठीक है। और देखो, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उसके लिए आप दुर्ग भिलाई आंसर लेते हो, वैसे ही आईटी पार्क अगर पूछेगा तो आपको रायपुर आंसर लेना होगा। अगर आईटी पार्क पूछा तो नया रायपुर, आईटी पार्क पूछा तो नया रायपुर, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा तो दुर्ग। ट्रैफिक पार्क पूछेगा तो बिलासपुर, और राजनांदगांव का तो सोलर पैनल का सेज याद रखना ही है। लगरा, वेरी गुड, सही आंसर है, आप सही बता रहे हो, लगरा ग्राम बिलासपुर, ठीक है। यहां पर क्या है भाई? ट्रैफिक पार्क है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का प्रथम रोमेल्ट तकनीक से उद्योग की स्थापना कहां की गई है? तो ये की गई है बस्तर में, ठीक है, बस्तर में, ठीक है। और आपको ये बताना है कि बस्तर में रीपा कहां बनाया गया है भाई? देखते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो पहली महिला जज के रूप में श्रीमती विमला सिंह कपूर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकरण के लिए चयनित किया गया था? तो ये आप जान रहे हो 2018 का पेपर है तो क्वेश्चन तो वैसे ही रहेगा। तो उस समय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को चयनित किया गया था। वर्तमान में पद्मश्री किसको मिला है ना, ये आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। वर्तमान में पद्मश्री जो है किसे मिला है ये आपको कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन होता है। और पद्मश्री से क्वेश्चन आता है, मतलब जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये हमको पता रहना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो करंट के क्वेश्चन को जैसे के तैसा रहने दिया है मैंने, ताकि आप समझ सको। आप 2018 नहीं, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, इस साल के हिसाब से करंट अफेयर का बुक निकालिए और बताइए किसको मिला है, इस साल किसको मिला है? पंडीराम मंडावी, ठीक है, आंसर आ गया भाई। करंट की भी तैयारी करने वाले लोग हैं, मतलब गुड। छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाई गई? तो प्लास्टिक का यूज हुआ सड़क बनाने में, वो जिला है सरगुजा, ठीक है। कौन सा जिला? सरगुजा। प्रथम ओडीएफ नगर निगम, याद करो, बिल्कुल न्यूज में भी था जब पहला ओडीएफ नगर निगम का पुरस्कार मिला था, किसको? अंबिकापुर को। किसको? अंबिकापुर को, ठीक है। पहला ओडीएफ नगर निगम का पुरस्कार मिला था अंबिकापुर को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाया गया? तो किसको बनाया गया भाई? गरियाबंद को, है ना, गरियाबंद को। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है ना? अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बताइए, श्वेत क्रांति
किससे जुड़ा हुआ है? चलो भाई, अब जिन लोग भी एडीओ का तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को तो ये इसको डिटेल में पढ़ना पड़ रहा होगा भाई, है ना? मिल्क, ओके। दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? ठीक है, बताओ जी। आंसर सी गलत। मथुरा का नाम क्यों बदलेंगे भाई? आंसर होगा मुगल सराय। आंसर क्या होगा? मुगल सराय। नेक्स्ट, तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गया, ठीक है, करंट में जिनका देहांत हुआ रहता है और वो अगर कोई परिचित व्यक्ति है, अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो जैन धर्म से थे। कहां से थे जी? कौन से धर्म से? जैन धर्म। चलो अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? कोरोना के कारण यह डिले हो गया, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना की जाएगी भाई। किसकी? अन्य पिछड़ा वर्ग की। छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है भाई? क्वेश्चन आपके सामने है, तो याद करो। छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना रमन सिंह के समय लाया गया था भाई, ठीक है, और ये था निशुल्क मोबाइल वितरण। ठीक है, ये किससे संबंधित था भाई? निशुल्क मोबाइल वितरण। ठीक है, निशुल्क मोबाइल वितरण। क्लियर? चलो, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? तो जनसंख्या अगर वृद्धि हो रही है, देखो पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, तो आर्थिक विकास हमेशा क्या हो जाएगा भाई? स्लो हो जाएगा, है ना भाई? अब एक परिवार का ही बात मान लेते हैं। अभी परिवार में मान लो 5 लोग हैं, अचानक से परिवार में अब सबका शादी होगा, बच्चे होंगे, तो कितने हो गए? परिवार में 10 लोग हो गए, लेकिन कम इनकम उतना ही रहा, तो आर्थिक विकास स्लो होगा कि नहीं? ठीक है, तो सीधी सी बात है, इकोनॉमी के लिए क्या होगा? जो प्रोग्रेस चल रहा था वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो जो घर का इनकम है वो सब में बराबर बटेगा, है ना? पहले मान लो 1 लाख रुपए इनकम था, तो हर व्यक्ति की आय घर की कितनी हो गई? 20,000 रुपए महीना। लेकिन अब अगर 10 लोग हो गए हैं तो हर व्यक्ति में बटेगा कितना? 10-10 हजार रुपए। समझ रहे हो ना? निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उसमें जितने लोग चाहिए उतने ही हो सकते हैं ना। एक लिमिट के बाद ज्यादा लोगों को रोजगार मिल भी नहीं सकता। लेकिन लघु और कुटीर उद्योग ऐसे होते हैं कि ये छोटे उद्योग होते हैं और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। इसलिए लघु और कुटीर उद्योग जरूरी है, ठीक है, नहीं तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध कैसा होता है? तो मुद्रा का जो मूल्य होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, और अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो इसमें हमेशा प्रतिलोम संबंध होता है। याद रखेंगे, कैसे संबंध होता है जी? तो प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक है, कैसे संबंध होता है? तो प्रतिलोम संबंध होता है।
अब इसके लिए थोड़ा सा चीजों को समझना भी पड़ेगा। उसके लिए इकोनॉमिक्स में घुसना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। आईएमएफ द्वारा आंकड़ों के द्वारा वर्ष 2017 में भारत का तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान था? तो उस समय इसका आंसर लिया गया था चौथा। ठीक है, उस समय इसका आंसर लिया गया था क्या? चौथा। और अभी भी वर्तमान में भी इसका आंसर क्या लिया जाएगा? चौथा ही लिया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में भी इसका आंसर क्या लेंगे भाई? तो वर्तमान में भी इसका आंसर क्या लेंगे? चौथा ही लेंगे। ठीक है, आईएमएफ के आंकड़ों के हिसाब से भारत तेजी से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है भाई, जापान को पीछे छोड़ के। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर, 5 ही महासागर है जी। ठीक है, कितने महासागर है? 5 महासागर है। अगर आप कुछ इस तरह से बना लो तो ये रहा प्रशांत महासागर, फिर सबसे बड़ा, फिर है अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर, अच्छा इस तरफ से बनाओ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, साउथ दक्षिण महासागर, और ऊपर में है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। तो इसमें से सबसे छोटा जो है ना वो आर्कटिक ओशन है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। ठीक है भाई, सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, कौन सा महासागर है जी? प्रशांत महासागर है। ठीक है, देखो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है क्योंकि प्रशांत महासागर यहां पर भी है, ठीक है, इस पार भी है और इस पार भी है, मतलब पृथ्वी गोल है ना तो जुड़ेगा नहीं, तो इस तरफ। ये रहा अटलांटिक महासागर बीच वाला। ठीक है, ये बीच वाला अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर है, ये वाला साउथ वाला है। ठीक है, ये क्या है? दक्षिण महासागर। तो सबसे बड़ा प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर है, फिर सबसे छोटा ये ऊपर में है उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर। तो ग्लोब अगर आप देखोगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक है, कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा और सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर ले सकते हो। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? ठीक है, रेशम कीट पालन को, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बी सिल्वर कल्चर, गलत। डी वेरी गुड, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। जल्दबाजी में आप आंसर बी ले लिए, लेकिन बी नहीं होगा, क्या होगा? सेरीकल्चर होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें से कौन जड़ नहीं है? तो मूली है, गाजर है, सलजम है, आलू नहीं है। ठीक है, आलू नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं आप लोगों को मैं कि जो आपका पिछले साल मतलब पहले जो पेपर हुआ है ना, किसका? पुलिस आरक्षक भर्ती का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से 2013 में, ठीक है, 2013 में छत्तीसगढ़ से सामान्य अध्ययन और समसामयिकी को मिला के टोटल आपके 30 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं 2018 में इसका आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 36 हो गया। तो 30 प्रश्न और 36 प्रश्न। ठीक है, 30 प्रश्न यहां से, मतलब जब 2013 में पेपर हुआ था 30 प्रश्न और 18 में 36 प्रश्न। इस हिसाब से संभावना है कि 2025 में जो है 30 से 35 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पे आप अगर आप बात करो किसकी, भारत से अगर हम बात करें, किससे? भारत से। ठीक है, देखो करंट अफेयर का 8 क्वेश्चन था, वो बढ़कर कितना हो गया? 10 हो गया। आपका संविधान का 7 क्वेश्चन था, कम होकर 4 क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। इतिहास 7 क्वेश्चन था, बढ़कर 8 हो गया, मतलब इतिहास का वेटेज बढ़ा है। अर्थशास्त्र का वेटेज बढ़ा है। भारत के भूगोल का वेटेज 8 था, 8 से 6 हो गया। आर्ट एंड कल्चर का 1 क्वेश्चन आया था, योजना से 2 क्वेश्चन आया था 18 में। कंप्यूटर का क्वेश्चन 1 के जगह पे 3 क्वेश्चन आया गया, अभी देखेंगे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और भौतिकी का 3 क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, 13 में भी, इसमें भी। केमिस्ट्री में भी कोई चेंज नहीं हुआ। बायो के क्वेश्चन में थोड़ा सा गिरावट आया, लेकिन आप देखो यहां पर साइंस के क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन करीब साइंस से पूछे गए थे, ठीक है, 2013 के पेपर में, और 15 क्वेश्चन 2018 के पेपर में पूछे गए थे। मतलब साइंस से भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आप देखोगे तो विश्व के भूगोल से, सामान्य जो भूगोल था उससे 1 क्वेश्चन था 13 में, और 18 में 2 क्वेश्चन। अभी देखना, अभी 1 क्वेश्चन आया भी था विश्व वाला, ठीक है। विश्व के आंतरिक संरचना का क्वेश्चन 1 था और 1 ही रहा 18 में भी। सौर परिवार से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। हिंदी का 2013 में पूछा गया था, लेकिन 2018 में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ना पड़ेगा। गणित से 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 18 में 4 ही आया, ठीक है। गणित और रीजनिंग का वेटेज कम हो गया। 13 में 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसमें 1 क्वेश्चन, मतलब गणित मैथ्स रीजनिंग से मात्र 5 क्वेश्चन आया 2018 में। अभी ये 5 क्वेश्चन हम जो 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें भी देखेंगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन जो मैथ्स रीजनिंग आए हुए हैं वो भी देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो मैथ्स रीजनिंग का कोई फिक्स नहीं है कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप ये मान के चल सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो इंडिया जीके से मैंने जैसे आपको बताया 50 से 55 प्रश्न इंडिया जीके से पूछ सकता है, और मैथ्स रीजनिंग से आपको 10 से 15 प्रश्न, है ना, मैथ्स रीजनिंग से आपको 10 से 15 प्रश्न पूछ सकता है। तो ये आपका 2013 और 18 के हिसाब से है, ठीक है। और वर्दी मिलेगा तो भाई 2 किलो मिठाई लेके आना, है ना। तो 2013 और 18 के हिसाब से है भाई, क्लियर। तो आप देख लो, है ना, कुछ भी हो सकता है। देखो पढ़ के तो सभी जाएंगे। अब मान लो मैथ्स रीजनिंग 10-15 क्वेश्चन का आ रहा है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो आपको पता है क्या इसी टॉपिक से आएगा? नहीं आएगा, है ना। ऐसा तो हमको पता नहीं है, तो हमको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंडिया जीके हो, छत्तीसगढ़ का जीके हो, पूरा ही पढ़ना होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया था कि सिलेबस आप कुछ इस तरह से तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा मैं कट ऑफ पर वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कट ऑफ पर रहेगा कि किस जिले में कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। इस पे नहीं, है ना, इस क्लास में नहीं। अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है भाई? तो नारियल का आप जान रहे हो कि खाने योग्य भाग जो होता है वो भ्रूणपोष होता है। कौन सा होता है? भ्रूणपोष। इसके पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है उसका लिंक, और एप्लीकेशन पे भी है, तो सब जगह है उसका लिंक, ठीक है। तो वहां से भी देख सकते हो। लोहे का अयस्क का नाम क्या है? चलो, लोहे के अयस्क का नाम बताइए। हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी तो आप जानते हो। लोहे के अयस्क ये सभी होते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। लोहे के अयस्क जो है वो ये सभी होते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? चलो, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? देखो, व्यापम ले एग्जाम, चाहे आपका पीएससी ले, चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम ले, ठीक है, डिपार्टमेंट खुद एग्जाम ले, क्वेश्चन बनाने वाले इंसान ही हैं, और क्वेश्चन बनाने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाएंगे। और सिलेबस हमारा बोलता है इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के, मैथ्स और रीजनिंग, ये हमारा सिलेबस बोलता है। तो ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि व्यापम के हिसाब से बताइए, पीएससी के हिसाब से बताइए, इतना दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। सिलेबस क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वो पहले से डिस्क्लोज नहीं होता है भाई, ठीक है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ का जी के, इंडिया जी के, मैथ्स, रीजनिंग, बस वो पढ़ना है। अब एग्जाम में अगर आपको किस्मत खराब रहा और 30 क्वेश्चन, मान लो 25 क्वेश्चन मैथ्स से आ गए और 25 क्वेश्चन रीजनिंग,
तो जो व्यक्ति तैयारी करके नहीं गया है मैथ्स रीजनिंग का, उसके साथ क्या होगा सोच रहे हो, समझ रहे हो ना? वो तो एग्जाम हॉल में ही हार मान जाएगा। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि चारों पार्ट जो मैंने आपको 4 पार्ट बनाकर बताया है, इंडिया जी के, छत्तीसगढ़ जी के, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, उस हिसाब से अगर तैयारी करके जाओगे ना, तो मान लो मैथ्स रीजनिंग का वेटेज कम भी हो गया तो आपके लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग का वेटेज अगर ज्यादा हो जाता है तो आप जो है वहां पर फेल नहीं होगे, पता है। और एक गुरु का काम यही होता है कि आपको सही लाइन दिखाना, सही मार्गदर्शन देना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे को यह लगता है कि आपको चारों पार्ट का अच्छे से तैयारी करके जाना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश नहीं होगा, कंप्यूटर, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा ये पढ़ के जाना होगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो प्रौद्योगिकी में आता है। जहां पर भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लिखा, मतलब प्रौद्योगिकी में आपका कंप्यूटर आता है, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। हिंदी और छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन इसलिए हो सकता है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में ही आता है, ठीक है। तो हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन हो सकता है, और हिंदी पहले पूछा गया है तो चांस है पूछ सकता है, इसलिए पढ़ना होगा, ठीक है भाई। आगे मामला समझ में? हाँ, तो ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो बताया जा रहा है अगर आप उस हिसाब से चलोगे ना तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सही आप क्यों जुड़े हो भाई हमसे, ताकि आपको हम सही गाइडेंस दें, आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ढूंढना ना पड़े। अब आप खुद ही ढूंढने निकल गए हो, ठीक है, मोक्ष को, तो फिर आपको जो है हमारी जरूरत नहीं है फिर, है ना भाई। हाँ, छत्तीसगढ़ी देखो आसान क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से बना लोगे, अलग से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं, बस पेड़ों के नाम, पौधों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, यही सब पढ़ के जाना रहता है, क्वेश्चन बन जाता है, सब्जियों के नाम, ठीक है। चलो, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है भाई? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है, जो कि बीच से पतला होता है और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। तो ये अवतल लेंस लगा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है, जो कि बीच पे पतला होता है और किनारे से क्या होता है भाई, मोटा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। इस लेंस की शक्ति कैसी होती है ये पूछ सकता है। तो अवतल लेंस की शक्ति जो है वो ऋणात्मक होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अवतल लेंस की शक्ति जो है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो यही पूछ सकता है कि बताइए अवतल लेंस की शक्ति कैसी होती है। चलो भाई, पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो यार एग्जाम में यार आप ऑब्जेक्टिव बस पढ़ के जाओगे तो कैसे होगा, थ्योरी भी पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना, थ्योरी भी पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ चावल चावल खाने से पेट नहीं भरेगा भाई, सब्जी भी चाहिए साथ में। और जिनको लगता है कि चावल खाने से ही पेट भर जाएगा, ठीक है, 1 महीने खा के देखो। चलो, अवतल लेंस ना, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बता रहा था कि आपको कि ये जो है ऋणात्मक जो है इसकी जो शक्ति होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। बताएंगे कि टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है भाई कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है?
बी, ओके सही आंसर है आपका मॉडेम। मॉडेम जो है वो क्या करता है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। गूगल क्या है भाई, बताओ गूगल क्या है? देखो बोला था ना कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि नहीं? ये देखो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, आप जान रहे हो, गूगल पे जाके आप कुछ भी सर्च कर लेते हो, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एंड्रॉइड क्या है, तो एंड्रॉइड जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन हुआ कि नहीं बताओ भाई? 3 क्वेश्चन आपको दिख गए यहीं पे कंप्यूटर के, दिखे लाइन से बिल्कुल। एंड्रॉइड आप चलाते हो। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, तो आप जानते हो दिल्ली को कलकत्ता, कलकत्ता को चेन्नई और चेन्नई को मुंबई और मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला जो चतुर्भुज सड़क बनाया जा रहा है, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली, इस सड़क की लंबाई 5846 किलोमीटर है भाई। इसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है भाई? तो इसका संबंध सड़क योजना से है, क्योंकि क्या बनाया जा रहा है? सड़क बनाया जा रहा है। ठीक है, किससे संबंध? सड़क योजना से है, क्योंकि क्या बनाया जा रहा है? सड़क बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, ऊंचाई है 1225 मीटर। गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई है 1225 मीटर। चलो सुमेलित करो भाई। लाल दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो दक्षिण पूर्वी भाग पे पाई जाती है। ठीक है। काली मिट्टी कहां पाई जाती है? तो मध्य भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग में पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है। तो अच्छा सॉरी, दक्षिण पश्चिम मध्य भाग में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है आपको राजिम को, है ना। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक मेला लगता है राजिम में। ठीक है। महानदी पैरी और सोंढूर नदी का क्या है भाई? संगम है राजिम में, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक रूप से सोने के कण ईब नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, ईब नदी में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से सोने के कण जो है वो ईब नदी में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो तमोर पिंगला है। इसका क्षेत्रफल जल्दी से कमेंट करेंगे सबके सब। क्षेत्रफल कितना है भाई छत्तीसगढ़ का? छह 608 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो तमोर पिंगला क्षेत्रफल जो है 608 किलोमीटर स्क्वायर है। अच्छा, ईब नदी की लंबाई बताइए, ईब नदी की लंबाई कितनी है? ओके, 202 किलोमीटर। ईब नदी की लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर। ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई पट्टी है बताओ जी? छत्तीसगढ़ में कुल कितने? अच्छा, इसका क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जहां फ्री मटेरियल है वहां मिल जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई पट्टी हैं? बताओ जी, कुल कितने हवाई पट्टी है छत्तीसगढ़ में? सात हवाई पट्टी, 9 हवाई पट्टी। अच्छा, अब देखो, अब नाम
लेना पड़ेगा आपको, है ना भाई। नो, गलत। देखो आप पुराने आंकड़े बता रहे हो, नए आंकड़ों के हिसाब से आंसर होगा कितनी हवाई पट्टियां हैं? टोटल 10। छत्तीसगढ़ में टोटल 10 हवाई पट्टी है, जिसमें से 6 एयरपोर्ट बन चुके हैं, सॉरी 4 एयरपोर्ट बन चुके हैं। ठीक है, टोटल 10 हवाई पट्टी है, जिसमें से 4 जो है वो हवाई अड्डा बन चुके हैं। अब पर पट्टी तो वहां पर है ना, और 6 हवाई पट्टी ही है। अब इनको भी हवाई अड्डा बनाना है भाई, जल्दी से, समझ रहे हो। अब याद करने के लिए कैसे करें? तो इसके लिए आप छत्तीसगढ़ का मैप बना लो। ठीक है, क्या करो भाई, छत्तीसगढ़ का मैप बना लो। इसमें सबसे पहले आप रायपुर में आप जानते हो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी, 2012। ठीक है, रायपुर के बाद जो एयरपोर्ट है वो बनाया गया जगदलपुर में। भाई रायपुर के बाद जो एयरपोर्ट है वो जगदलपुर में बनाया गया था, और जगदलपुर वाला एयरपोर्ट बना है 2018 में। ठीक है, 2018 में। नाम बताओ जगदलपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? उसके बाद इधर आ जाओ, उसके बाद 2 इधर फिर 2 इधर, बिलासपुर और अंबिकापुर। ठीक है, ठीक है, बिलासपुर और अंबिकापुर ऐसे काट दो, नीचे के 2 पढ़ेंगे 12 और 18 में, फिर बिलासपुर और अंबिकापुर। बिलासपुर का आप जानते हो बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट, इसकी स्थापना की गई 2021 में, और अंबिकापुर वाला जो है इसकी स्थापना की गई 2024 में। ठीक है, तो टोटल अभी 4 एयरपोर्ट है और 6 हवाई पट्टी भी है। हवाई पट्टी का भी मैप के हिसाब से काम करेंगे भाई। ठीक है, मैप के हिसाब से हवाई पट्टियों को भी याद करना होगा। तो टोटल 10 हवाई पट्टी, जिसमें से 4 एयरपोर्ट बन गए हैं। रायपुर वाला स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ना, 2012 में स्थापना की गई थी। जगदलपुर में है दंतेश्वरी, मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जो कि 2018 में इसकी स्थापना की गई। 2021 में बिलासपुर वाला जो बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट है, बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट जो है, उसकी स्थापना 2021 में की गई। उससे पहले ये हवाई पट्टी ही था। उसके बाद अंबिकापुर वाला जो है महामाया, मां महामाया एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, मां महामाया एयरपोर्ट। तो ये महामाया एयरपोर्ट जो है वो 2024 में स्थापना की गई, वो दरिमा में है। कहां पे है? दरिमा। क्लियर? अब जो 6 हवाई पट्टी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो 6 हवाई पट्टी है, देखो मैप में ही देखना होगा। 6 हवाई पट्टी, बैकुंठपुर, बैकुंठपुर आप जान रहे हो कोरिया जिले का जिला मुख्यालय। उसके बाद जसपुर, जसपुर में है अंगडीह, बैकुंठ अंगडीह जसपुर। ठीक है, बैकुंठ अंगडीह जसपुर। उसके बाद बलरामपुर हवाई पट्टी, बलरामपुर। ठीक है, 3 हो गए, इधर 3 हो गए। कोरबा रायगढ़ याद रखो 2, ये सरगुजा वाले हो गए। अब कोरबा और रायगढ़ हवाई पट्टी। ठीक है, रायगढ़ वाला आप जानते ही हो, रायगढ़ वाले का नाम है जिंदल, और कोरबा वाले का जो नाम है, ठीक है, वो कोरबा हवाई पट्टी ही है। तो 3 2 5 हो गए, ये 3। ठीक है, बैकुंठ तो आप समझ जाओगे, कोरिया जिला। कोरबा रायगढ़ भी आप समझ जाओगे। इसके बाद दुर्ग, भिलाई में है नंदनी हवाई पट्टी, दुर्ग में। ठीक है, तो टोटल आपका हो जाएगा कितना? तो टोटल यहां पर आपका आ जाएगा 6 हवाई पट्टी और 4 एयरपोर्ट। बताओ याद हुआ? 6 हवाई पट्टी और 4 एयरपोर्ट।
ठीक है, गुड मॉर्निंग। चाय पीना छोड़ दिए हैं भाई, चाय की जगह पे अब नारियल पानी पीते हैं भाई, सुबह सुबह पेट को नारियल पानी चाहिए। चलो, तो 4 हवाई अड्डा और 6 हवाई पट्टी, याद हो जाएगा, टोटल 10। ठीक है, क्लियर? याद हुआ कि नहीं बताओ? एक ही बार में आपका वायु परिवहन खत्म। रायपुर और जगदलपुर पहले याद रखना, 2012-18, फिर बिलासपुर और अंबिकापुर 2021 और 24। नाम तो पता ही है, रायपुर वाला स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जगदलपुर वाला मां दंतेश्वरी है, बिलासपुर का बिलासाबाई केवट और अंबिकापुर का है मामा हमाया एयरपोर्ट। अच्छा, कॉफी था, ठीक है। चलो, हवाई पट्टी में बैकुंठ, बलरामपुर और अंगडी, जसपुर का अंगडी, तो 3 हो गए। यहां कोरबा रायगढ़ 2 और हो गए, 5। और दुर्ग का नंदनी, दुर्ग का नंदिनी माइंस, नंदिनी माइंस भी है वहां पे, और नंदिनी एयर हवाई पट्टी भी है। चलो अब आगे बढ़े, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र जानते हो, छत्तीसगढ़ मित्र, सन 1900 में प्रकाशित, माधवराव सप्रे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र नाम, तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, सन 1900 में किसने पेंड्रा रोड से प्रकाशित किया था? माधवराव सप्रे ने। किसने जी? माधवराव सप्रे। ठीक है, आगे बढ़े, माधवराव सप्रे। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका रायपुर में। ठीक है, फिल्म सिटी कहां बनाया जा रहा है? रायपुर में। पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है? तो पर्यटन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भोरनदेव महोत्सव और सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3। किसी भी पेपर में जीके का क्वेश्चन पहले बनाया जाता है, मैथ्स रीजनिंग लास्ट में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित, छेरछेरा पूष पूर्णिमा, हरेली श्रावण अमावस्या, सही है, भोजली भादो, सही है, गौरा गौरा गौरी विवाह, ये दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली में है ना। मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता था? तो फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब जो है वो जीता था स्पंदा नायडू ने। ठीक है, अगर इसी को बदल कर ये पूछे कि बताइए 2022 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता, तो याद रखना 2022 में जीता है, सॉरी 2022 नहीं जी, 2024 का पूछेगा आपको। 2024 में विशाखा राय ने। ठीक है, उस समय क्वेश्चन आया था तो उसके हिसाब से आंसर स्पंदा नायडू था। लेकिन अभी आपके एग्जाम में अगर दोबारा ये क्वेश्चन आ जाए किसी भी एग्जाम में, तो 2024 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता है पूछेगा तो विशाखा राय। किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है? किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया? तो इसका आंसर आसान है, हाँ मेरा भाई मेरे तरह ही दिखता है, लेकिन हम लोग जुड़वा नहीं है भाई। ठीक है, तो किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया है? तो सिनेमा, याद रखेंगे, सिनेमा। संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? तो ये बैडमिंटन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये खेल से संबंधित क्वेश्चन आता है। 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो जो 18वां एशियाई खेल है, ठीक है, 18वां एशियाई खेल में भारत जो है वो 8वें स्थान पे था।
लेकिन एशियन गेम्स आप जान रहे हो हर 4 साल में होता है, ठीक है। तो 18वां एशियाई खेल जो है, उसके बाद 19वां जब हुआ, 19वां 2022 में हुआ है। 19वां कब हुआ? तो 19वां 2022 में हुआ। ये कहां हुआ भाई? तो 19वां 22 में हुआ है, और ये हुआ हांगजो नामक शहर है चीन का, वहां हुआ। और इसमें भारत जो है वो 4थे स्थान पर था। तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए 20वां एशियन गेम्स कहां होगा, कब होगा? तो 20वां अब हर 4 साल में होता है ना जी, तो 20वां जो है 2026 में होगा, और ये होगा एची और नगोया। नाम समझ में आ गया होगा कौन सा देश में होने वाला है? एची एंड नागोया, इस शहर में होने वाला है, जापान के। तो अभी आपसे इन दोनों ही चीजों से प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि 19वां एशियन गेम्स 2022 में कब हुआ, कहां हुआ, भारत का स्थान क्या था? तो भारत का पदक तालिका में जो स्थान था वो था 4था, ठीक है। भारत का पदक तालिका में जो स्थान था वो था कौन सा भाई? 4था स्थान था, ठीक है। चलो बढ़िया है। भारत ने इसमें 107 पदक जीते हैं भाई। कितने? 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण पदक है, 38 रजत और 41 कांस्य। भारत ने इसमें 107 पदक जीते, जिसमें 28 स्वर्ण पदक है, ठीक है, 38 जो है वो रजत पदक है, ठीक है, और 41 जो है वो कांस्य पदक। और डिटेल भी जा सकते हो। चीन ने 383 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है इसमें। जापान दूसरे नंबर पे था और कोरिया तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो 19वें वाले में पहले नंबर पे रहा चीन एशियन गेम्स में, दूसरे नंबर पे रहा जापान, तीसरे नंबर पे रहा कोरिया रिपब्लिक, ठीक है, और चौथा भारत है ना। चौथे नंबर पे कौन रहा? भारत रहा। भारत ने 107 पदक जीते, 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक, ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया क्वेश्चन। 19वें एशियाई खेल वर्ष 2022 में कहां आयोजित होंगे? तो वो हो चुके 2022 में, 19वां 2022 में चीन में आयोजित हुआ, और 20वां एशियन गेम्स जो है वो 2026 में जापान में होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस कर रहे हैं मतलब आगे किस तरह से इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी 1988 में, ठीक है। सिर्फ आंसर बताते चलूंगा तो तुरंत इसका ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1988 में की गई थी। उस समय पीएम जो थे वो थे राजीव गांधी, ठीक है। पीएम कौन थे भाई? राजीव गांधी थे पीएम। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जब शुरुआत की गई, और इसका उद्देश्य था 75% साक्षरता प्राप्त करना 15 से 35 वर्ष की आयु वाले। जो भी व्यक्ति होंगे भारत में 15 से 35 वर्ष के आयु के, उसमें कम से कम 75% लोगों को क्या बनाया जाए? साक्षर बनाया जाए, ठीक है। तो ये उस समय का लक्ष्य था भाई। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो रावी और व्यास ये रोहतांग दर्रे से निकलते हैं, चिनाब बारालाचा दर्रे से। ब्रह्मपुत्र जो है वो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से निकलते हैं, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहां से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं, ये तिब्बत में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में ना होकर कहां है भाई? तिब्बत में है, ठीक है। भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है?
तो भारत की जो जलवायु है वो भूमध्य रेखा का सानिध्य मतलब होता है निकटता, तो भूमध्य रेखा से पास है, इस कारण प्रभावित होती है। हिंद महासागर का अस्तित्व होने के कारण प्रभावित होती है। मानसून तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन महासागरीय धाराएं जो है वो भारत के जलवायु को प्रभावित नहीं करती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं जो है वो भारत के जलवायु को प्रभावित नहीं करती, ये सब प्रभावित करते हैं क्योंकि हम भूमध्य रेखा के निकट है। ठीक है, मतलब हमारे पास, मतलब भारत से भूमध्य रेखा होकर तो नहीं गुजरती, लेकिन भूमध्य रेखा के निकट है। हिंद महासागर जो है वो भारत के दक्षिण में है, इस कारण भी, और मानसून भी। ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित हो जाती है? ठीक है, परावर्तित हो जाती है। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो वो आयन मंडल से परावर्तित होती है। अब इसमें ये सभी आंसर मत ले लेना, ठीक है, ये सभी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो एक देशांतर को अगर पार करने की बात हो तो एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है भाई? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, याद रखेंगे कितने मिनट का अंतर होता है भाई? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। चल, 6 संतरे। अच्छा, मैथ्स का क्वेश्चन अभी बनाओगे कि बाद में बनाओगे? ये बताओ भाई, मैथ्स का क्वेश्चन अभी बनाओगे कि लास्ट में बनाओगे? बाद में बनाओगे? आसान है वैसे, मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना वो आसान है, तुरंत सॉल्व कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में? ठीक है, लास्ट में बनाएंगे मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, 5 क्वेश्चन बस है, लास्ट में आराम से कवर करेंगे। ठीक है, चलो, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो आप जानते हो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने चलाई भाई? बताओ, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? देखो, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के लोगों ने चलाया है ना। कुषाण वंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने? गलत। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए। इसी को इंडो ग्रीक या इंडो बैक्टीरियन कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है इंडो बैक्टीरियन। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? देखो, इतिहास के क्वेश्चन है। ठीक है, गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हुणों को कहां आक्रमण करने से रोका जी? तो हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, हुणों को पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया। ठीक है, कौन भाई? समुद्रगुप्त? गलत। इसका आंसर है स्कंदगुप्त। हर चीज में समुद्रगुप्त आंसर थोड़ी ना आएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त की का जो है वो साम्राज्य विस्तार नीति पूछता है, धरणीबंध।
नॉर्थ में कब्जा को प्रस्बोधरण करते हैं कहते हैं, वो पूछता है इसका एग्जाम में क्वेश्चन। साउथ में इसने जो कब्जा किया जिसको ग्रहण मोक्षानुग्रह कहते हैं वो पूछता है समुद्रगुप्त का। इसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूछता है कि किसने लिखा है, हरिसेन ने। इसके समय का, समुद्रगुप्त के समय का ये पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको कविराज की संज्ञा दी गई है। इसने गरुड़, वीणासरण और व्याघ्रहंता नामक सिक्के चलाए हैं, ये सब पूछता है। स्कंदगुप्त ने, हाँ, स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत से आक्रमण करने से रोका, उनको भगा दिया। ये इनके भीतरी अभिलेख से पता चलता है। वेरी गुड, है ना, जो आप बता रहे हो भीतरी अभिलेख, बिल्कुल सही, भीतरी अभिलेख से पता चलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि इसने हुणों को पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया था। ठीक है। डेंगू क्या है भाई? वायरस है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, फफूंदी है। तो आप जानते हो, सुने भी होंगे डेंगू वायरस, है ना, ऐसे सुने हो कि नहीं? डेंगू वायरस नहीं सुने हो? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, ग्रेफाइट नहीं। ठीक है, ग्रेफाइट नहीं है। चलो आगे बढ़े। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? 10वीं का क्वेश्चन, 10th लेवल, है ना। आप जान रहे हो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र जो है वो XY होता है। XY जो है वो क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट, कार्बन का अपरूप लोहा, हीरा, पीतल, पारा। इसमें से कार्बन का अपरूप कौन सा है भाई? तो कार्बन के जो अपरूप है वो हीरा जो है, ये कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, हीरा क्या होता है भाई? कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन का और अपरूप बताइए। एक तो हीरा होता ही है, ठीक है, और कौन कौन से अपरूप पढ़े हो भाई आप कार्बन के? ग्रेफाइट, ओके। कार्बन के अपरूप में आपने हीरा पढ़ा है, ग्रेफाइट पढ़ा है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है ना ये। और क्या पढ़ा है? अरे भाई, आप ओबीसी से हो कैंडिडेट, ठीक है, आपके क्षेत्र में ओबीसी का पोस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पता है। अनारक्षित में पोस्ट है ना भाई। आप लोग क्या करते हो, आप ये देखते हो कि एससी कैटेगरी वाले एससी को देखते हैं, एसटी वाले एसटी को, और ओबीसी वाले ओबीसी कैटेगरी को देखते हैं, और ये देखते हैं कि मान लो इसमें पोस्ट नहीं है तो हमारे लिए पोस्ट नहीं आया, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है भाई, एक और कैटेगरी है यूआर, इसमें सब है, एससी एसटी ओबीसी और जनरल, इसमें सबके लिए पोस्ट होता है। इस पोस्ट को कोई भी ले सकता है। अगर आपके कैटेगरी में पोस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, यूआर में पोस्ट है ना, बस समझ गए। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक और याद रखना है, फुलरेंस आपको क्यों कहा जाता है, क्लासेस से जुड़िए, ये सब चीजों की आपको जानकारी नहीं है तो ये सब चीजों की आपकी जानकारी होगी, ठीक है। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस याद रखेंगे। एक कैरेट में 0.2 ग्राम हीरा होता है, जिसको आप बोल सकते हो कितना मिलीग्राम, कमेंट करके बताओ भाई। अगर एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, इसका मतलब कितना मिलीग्राम होगा?
ग्रेफाइट के लिए आप याद रखेंगे कि पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनाई जाती है, पेंसिल की लीड, है ना। इसके अलावा ये विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद है भाई, विद्युत का सुचालक, ठीक है। ये क्या होता है भाई, तो ये विद्युत का सुचालक होता है। वैसे तो इसको कुचालक होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है अधातु की श्रेणी में, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, मतलब लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, ठीक है। फुलरेंस के बारे में बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है C60, इसको फुलरेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके खोजकर्ता का नाम पूछता है कर्ल, क्रोटो और स्माले। फुलरेंस के खोजकर्ता है कर्ल, क्रोटो और स्माले। इसमें 20 षटभुज, 20 इसमें षटभुज होते हैं और 12 जो है वो पंचभुज होते हैं। तो अगर कार्बन के अपरूप से क्वेश्चन आएगा तो इतना ही आ सकता है आपसे, इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हीरा बेटे, चलो भाई, हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, याद रखेंगे। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है और हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा जाए तो हीरा है, तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। 1 कैरेट हीरे में 0.2 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है, 0.2 ग्राम होता है, ठीक है। अपरूप पूछा है, अपरूप। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, पेंसिल की लीड, विद्युत का सुचालक और स्नेहक, ये याद रखना। फुलरेंस, कर्ल, क्रोटो और स्माले याद रखना, इसकी खोज की थी। C60 इसका फॉर्मूला होता है, 20 षटभुज और 12 पंचभुज होते हैं इसमें, ये याद रखेंगे, ठीक है। बुक में ग्रेफाइट दिया है, हाँ भाई, अभी ऑप्शन में ग्रेफाइट रहता, हीरा नहीं रहता तो ग्रेफाइट आंसर लेते, ठीक है। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेंस भी याद रखना है, ठीक है। क्लियर? चलो देखो, क्लासेस और फीस की जो जानकारी है वो आप जो है वो नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। चलो भाई, क्वेश्चन बढ़िया आ गया। वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है, बताएंगे। देखो भाई, ये तो पता है अपने को कि पॉलीग्राफ तो नहीं होगा, क्योंकि पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, इसका पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, इसका पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता, है ना, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, जो हमारे पास का एटमॉस्फेयर, इसमें कितना मॉइस्चर है इसका पता लगाया जाता है। हाइग्रोमीटर, वेरी गुड, सही है। बता दो आप कमेंट करके, एनीमोमीटर और हाइड्रोमीटर क्या है भाई। एनीमोमीटर और हाइड्रोमीटर क्या है? एनीमोमीटर और हाइड्रोमीटर, वायु का एनीमोमीटर, ऐसे नहीं थोड़ी ना बोलेंगे जी। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर पूछेगा तो जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वायु की गति एनीमोमीटर, ठीक है। वायु की गति एनीमोमीटर, वायुयान की गति पूछता है तो आप बोलते हो टेकोमीटर। अगर वायु की गति पता करना है तो एनीमोमीटर, और उसमें अगर कोई एरोप्लेन चल रहा है, वायुयान चल रहा है, तो वायुयान की गति टेकोमीटर, ठीक है। वायुयान की गति टेकोमीटर, ठीक है। और हाइग्रोमीटर बोलेगा तो वायु में जो भी आपका मॉइस्चर है,
पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, और हाइड्रोमीटर जल का अपेक्षिक घनत्व। क्लियर? जल का अपेक्षिक घनत्व। उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, वो उपकरण बताइए जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बता दो जी। बड़ा बैटरी या इन्वर्टर जो होता है, बड़ा बैटरी या इन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। लेकिन आप याद रखना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में भी बदला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये बोले कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है, तो आप क्या आंसर लोगे? बड़ा बैटरी या इन्वर्टर, ठीक है। अगर आपको यही बोल दें कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना है, तब पहला आंसर होगा मोमबत्ती। देखना, वो केमिकल होता है, उसको जैसे ही जलाते हैं प्रकाश मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को जब प्रकाश ऊर्जा में पूछे तो मोमबत्ती ले सकते हो आप आंसर। मोमबत्ती ऑप्शन में नहीं है तो विद्युत सेल ले सकते हो या बैटरी, क्योंकि बैटरी भी क्या करता है? बैटरी टॉर्च में डालोगे तो प्रकाश मिलेगा कि नहीं। तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रहा है? प्रकाश में बदल रहा है। छत्तीसगढ़ को कल से पढ़ाऊंगा ना जी, कंटिन्यू। छत्तीसगढ़ का जो मैपिंग है, जिसमें मैंने बस्तर कंप्लीट करा दिया और सरगुजा में मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर पढ़ाया हूं, कल सरगुजा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कल से कंटिन्यू करूंगा और पूरा जिले वाइज को कंप्लीट करना है भाई, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बड़ा बैटरी या इन्वर्टर, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा जब बोलेगा तो मोमबत्ती, विद्युत सेल या बैटरी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बैटरी, ठीक है। वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, तो बहुत ही आसान होता है। मैं यहां पर लिखूंगा नीला, नीला, बीच में लिखूंगा मैं लाल, ठीक है। उसके बाद ऐसे बनाऊंगा 0, 7, 14। 0 से 7 में अगर है तो अम्ल बोलते हैं, और 7 से 14 वाले को क्षार बोलते हैं, ठीक है। मामला समझ गए होगे आप अभी तक, है ना। ये आएगा ए बी, ए के बाद बी ही आता है, एसिड बेस, ABCD पढ़े होगे। तो अगर नीला से लाल जा रहे हो, अगर नीला से लाल जा रहे हो तो आंसर क्या लोगे? अम्ल, ठीक है। अगर वही लाल से नीला जा रहे होते तो क्या आंसर लेते? क्षार लेते, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अम्ल। क्लियर? तो नीला से लाल अम्ल करेगा, लाल से नीला क्षार करेगा। 0 से 7 अम्ल, 7 से 14 क्षार। ए बी, बहुत ही आसान है, एसिड बेस, ठीक है। हाँ, 11 बजे से लूंगा, बताए कल से जो है ना, 11 बजे का मतलब ऑनलाइन वालों 11:15, 11:15 में सरगुजा, सॉरी सीजी भूगोल का क्लास लूंगा, और 12 बजे लूंगा आपका ऑब्जेक्टिव, जो ईडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे थे ना, वो 12 बजे लूंगा कल से। तो 2 क्लासेस कल से कंटिन्यू हो जाएंगी, एक 11:15 पे और एक 12 बजे। छत्तीसगढ़ का भूगोल, आपके ईडीओ परिचारक, और क्या क्या एग्जाम है भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस, नगर सेना, सब इंस्पेक्टर, सब में काम आने वाला है। अब 12 बजे जो एडीआई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ना, है ना, एडीआई के एग्जाम में भी सहायक संचालक। और 12 बजे एडीओ के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज जो मैंने लॉन्च किया है, 20,000 ऑब्जेक्टिव, जो मेरी जिम्मेदारी है कंप्लीट कराना, वो 12 बजे लूंगा, बताया, मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो, जीवाश्म की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो जीवाश्म जो होते हैं उसके आयु का आकलन कार्बन डेटिंग से किया जाता है। किससे किया जाता है भाई? कार्बन डेटिंग से किया जाता है,
हाउ जी, एप्लीकेशन में ही क्लास लूंगा, एप्लीकेशन में क्लास लूंगा। रीजनिंग का क्लास जो लिया था ना वो रिकॉर्डेड है, आप आराम से उससे पढ़ सकते हो, और नया जैसे ही चालू होगा ना तो आपको उसकी लाइव क्लास भी मिल जाएगी मेरी, ठीक है। देखते हैं 1 अप्रैल से चालू कर देंगे, 10-15 दिन बाद मतलब उसको भी चालू कर देंगे, ठीक है भाई। हाँ, और इसी कार्बन डेटिंग, अगर ऑप्शन में कार्बन डेटिंग नहीं होता तो याद रखना इसी कार्बन डेटिंग को एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है। इसी कार्बन डेटिंग को और क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट डेटिंग भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसका आविष्कार 1949 में लिब्बी ने किया था, लिब्बी। इसका आविष्कार 1949 में लिब्बी ने किया था भाई, लिब्बी, ठीक है। कहां से थे भाई? तो ये थे शिकागो यूनिवर्सिटी के विलार्ड एफ लिब्बी। छत्तीसगढ़ कंप्लीट होने के बाद तुरंत पंचायती राज पढ़ाऊंगा, पहले भूगोल कंप्लीट करूंगा उसके बाद पंचायती राज पढ़ाऊंगा, ठीक है। पंचायती राज भी आपके एडीओ, पुलिस और परिचारक, एडीआई सब में काम आएगा, ठीक है। क्या ना, जो चीज चालू की है पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का भूगोल चालू कर चुका हूं तो पहले इसको कंप्लीट करूंगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पंचायती राज पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक, इतिहास का क्वेश्चन है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, क्योंकि कालिदास ने क्या क्या लिखा है भाई? बहुत सारी रचनाएं हैं कालिदास की। भवभूति, भवभूति मालती माधव, भवभूति की रचना मालती माधव। कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं आपको पता होंगी, एक आध कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए आपको याद है। चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता के लेखक हैं अच्छा, गुप्त काल में, हाँ, गुप्त काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो आपको याद करना होता है। तो चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक है देवकी नंदन खत्री। कौन भाई? देवकी नंदन खत्री। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो ही राज्यसभा का सभापति बनता है। मतलब राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता। राज्य का सभापति कौन बनेगा? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति बनकर गया है वही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? उसी ने जिसने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, टपकन का सिद्धांत, कि आप उच्च वर्ग के लोगों को इंग्लिश सिखाओ, ये टपक टपक कर, रेस रेस कर नीचे तक पहुंच जाएगा, है ना। अंग्रेज तो रहे नहीं, ठीक है, पर अंग्रेजी जरूर रह गया। हाँ भाई, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। इसका मन नहीं लगता था भाई, है ना, इसका मन नहीं लगता था बिल्कुल भी। इसको क्या चाहिए था? हमारे आसपास जो इंग्लिश बोलते हो वो रहे, है ना। तो सीधी सी बात है, क्योंकि ब्रिटेन से जो भी मतलब पोस्ट लेकर भारत आता था उसको हिंदी सीखना पड़ता था, बताए। तो हिंदी में बात करने में इनको मजा नहीं आता था, सीधी सी बात है। तो हिंदी में बात करने में मजा नहीं आएगा तो क्या करेंगे? इंग्लिश सिखाएंगे। चलो, किस संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई? और आप जो है वोट डाल सकते हो इसी कारण। बताओ कौन सा संविधान संशोधन था? पहले मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ है बताओ? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ जहां आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु? क्योंकि यार जब देश आजाद हुआ था तो युवा वर्ग ज्यादा थे नहीं, बहुत सारे लोग क्या है 21 वर्ष से नीचे के ही थे, ठीक है। तो इसलिए जो है 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में। सोचो, इससे पहले 21 वर्ष
वाले ही वोट डाल सकते थे 1989। इसके बाद से ही 1989 के बाद से ही 18 वर्ष से ऊपर वालों को 18 वर्ष होते ही वोट डालने का अधिकार मिल गया। रायपुर शहर की स्थापना किसने की थी? छत्तीसगढ़, इतिहास का क्वेश्चन है। रामचंद्र देव ने। ठीक है, किसने? रामचंद्र देव ने। ठीक है, किसके नाम पर? ब्रह्मदेव के नाम पर। ठीक है, तो रायपुर शहर की स्थापना किसने की थी भाई? किस शासक ने की थी रायपुर शहर की स्थापना? ब्रह्मदेव या रामचंद्र देव? बताओ भाई, ब्रह्मदेव या रामचंद्र देव? सी, रामचंद्र देव ने अपने बेटे ब्रह्मदेव के नाम पर, है ना, ब्रह्मदेव के नाम पर, ब्रह्मदेव राय, राय से रायपुर, ऐसी तो याद रखते हैं। रामचंद्र देव ने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की और राय से क्या हो जाएगा? रायपुर हो जाएगा। ठीक है, चलो। 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर के अंग्रेजों के दास्ता से मुक्त करने का संग्राम था? लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ भाई। 1910 का आदिवासी संग्राम, है ना, इसमें नेता कौन था? इसका नाम भी बताना है, बताओ भाई। देखें जरा आपका आंसर क्या हो सकता है। भूमकाल विद्रोह 1910, नेता कौन थे भाई? गुंडाधुर। ठीक है, नेता कौन थे? गुंडाधुर। कहां के जमींदार थे ये बता दो। आंसर तो मैंने बता दिया, गुंडाधुर जो है नेता थे, लेकिन कहां के जमींदार थे ये बताना है आपको। आंसर बता दो जी, गुंडाधुर जो है वो कहां के नेता जमींदार थे? तो नेता थे, इसीलिए आपको नेतनार याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? नेतनार के जमींदार, नेतनार या नेतानार के जमींदार थे कौन? गुंडाधुर। यही भूमकाल विद्रोह के क्या थे भाई? भूमकाल विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह में लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले और धनुष बाण प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया था। इसमें कौन सा नारा चल रहा था भाई भूमकाल विद्रोह में? बस्तर वासियों का है। और अल्नार के जो आदिवासी थे उन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो अल्नार के आदिवासियों ने नारा दिया था हम युद्ध करेंगे। ठीक है, अल्नार के आदिवासियों ने कौन सा नारा दिया था भाई? तो अल्नार के आदिवासियों ने नारा दिया था हम युद्ध करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो आप जानते हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना की थी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? चलिए देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है। ठीक है भाई, देखते हैं छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है।
बताओ जी। उन्नीस, सोच लो भाई, 19 की 18? देखो, जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, आप एप्लीकेशन जब ऑन करोगे तो जो भी कोर्स अगर आप खरीदे हो, ठीक है, कोई भी कोर्स आप खरीदे हो तो वो यहाँ पर दिखता है परचेस्ड कोर्स में। यहाँ पे जैसे इन्होंने एडीओ का 20,000 ऑब्जेक्टिव लिया है, एडीओ कंप्लीट कोर्स लिया है, तो आप ऐसे करके स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब एक से ज्यादा कोर्स आप ले सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है कि आप एडीओ ले लिए हो तो और कोई कोर्स नहीं खरीद सकते। आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। आप जानते हो 200 से 300 रुपए में आपको कोर्स मिल जाता है, लेकिन कैसे? तो देखो भाई, आप नीचे करते जाओगे ना तो यहां पर देखना, स्क्रॉल करोगे तो सीजी एग्जाम्स का फोल्डर दिखता है, ठीक है। क्या दिखता है भाई? सीजी एग्जाम का फोल्डर। अगर आपको शिक्षक भर्ती ज्वाइन करना है तो आप शिक्षक भर्ती में कर सकते हो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है, बोलते हैं, बताएं, तो टेस्ट सीरीज आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज मात्र 55 रुपए में आपका ज्वाइन होता है, ठीक है। कैसे बता रहा हूं, देखिए, जैसे आप टेस्ट सीरीज में क्लिक करोगे ना, तो टेस्ट सीरीज में क्लिक करने के बाद ये देखो सब में 99 99 ऐसा लिखा हुआ है। तो जैसे आपको सीजी पुलिस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ये देखो सीजी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट सीरीज लिखा है, इसमें आप क्लिक करोगे और उसके बाद ना यहाँ पे कूपन कोड है भाई, देखो 99 दिख तो रहा है, लेकिन आप कूपन कोड जो होली 50 है ना, इसमें मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये जैसे ही अप्लाई होगा, आप देखना यहाँ पे 45 दिखेगा, लेकिन आपका अब देखो इतना कम कर दिए भाई हम फीस को, फिर भी क्या करता है ना, गूगल जो है प्लेटफॉर्म फीस लेता है और वो 10 रुपए है हर कोर्स पे। तो वो 10 रुपए गूगल लेता है, तो इसलिए इस पे 10 रुपए जुड़ेगा, है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर 45 रुपए दिख रहा है ना, तो 45 रुपए में क्यों नहीं टेस्ट मिल रहा है? तो भाई 10 रुपए जो है वो गूगल लेता है, ठीक है। कोई भी कोर्स हो जो आपको रेट दिख रहा है उसमें 10 रुपए जुड़ता है, ठीक है। तो आपको इसीलिए ये टेस्ट सीरीज आपको 55 रुपए में मिलता है ना। कई लोगों को डाउट भी रहता है, सर हमको 55 रुपए पेमेंट करने क्यों बोल रहा है, ऐसा करके, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो गूगल का है, ठीक है। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, मान लो आपको छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन करना है, तो इस पे क्लिक कर सकते हो सीजी एग्जाम्स में। ये देखो आरक्षक का दिख रहा है कोर्स, 588 दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं लगेगा। आप क्लिक करोगे ना तो आप देखना, जब आप इसमें होली 50 में क्लिक करोगे तो ये आपको दिखेगा कितना, 299, वो 10 रुपए जोड़ के है, ठीक है। क्योंकि 588 का आधा कितना होता है, 289 होता है, लेकिन ये 299 क्यों दिख रहा है? क्योंकि 10 रुपए आपका गूगल जो चार्ज लेता है वो जोड़कर है, ठीक है। तो यार अब 10 रुपए का तो चाय ही पी देते हैं, तो 10 रुपए जोड़ के दे देना भाई गूगल को। ये मैंने कोशिश किया था ये फीस जो है हमारे में ही ऐड हो जाए। जैसे आप जो फीस पे करते हो ना, उसमें क्या होता है, एक मिनट, आप जो फीस पेड करते हो ना उसमें जो है ना जीएसटी एसटी सब जुड़ा रहता है। तो देखो जीएसटी हो, है ना, आपका 44 रुपये जीएसटी है, प्लेटफॉर्म फी है, तो ये भी हम अपने में ही ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये ना ऐड होता नहीं है क्योंकि गूगल की पॉलिसी है इस कारण, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जीएसटी तो हम ही पेड करते हैं, इसमें तो 44 रुपये जीएसटी ही लगता है, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन के चार्जेस अलग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं देनी होती है अलग से, ठीक है, वो इसमें ही इंक्लूड रहता है। तो आपको सिर्फ 299 रुपये ही लगेगा कोर्स लेने में, ठीक है। जैसे अगर आप एडीओ का कोर्स लेना चाहते हो तो आप एडीओ में क्लिक करो, इसमें देखो, इसमें भले आपको क्या दिख रहा हो कोर्स, अच्छा ये तो परचेज्ड है तो इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज, अच्छा ये परचेज्ड है, इसमें परचेज्ड है। अच्छा आपको मल्टीपल एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो सबसे बेस्ट कोर्स मेरे हिसाब से भी और आपके हिसाब से भी यही होगा, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का जो नया बैच है 2025 वाला। इसमें जो है ना ये आपको ये कोर्स ना मात्र 599 रुपए में मिल जाता है भाई, ठीक है। कितने में? 599 रुपए में। मल्टीपल एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट कोर्स ये है, क्योंकि इसमें फायदा ये है कि इसमें वैलिडिटी 1 ईयर की है, ठीक है।
क्लियर। तो ये आपका वैलिडिटी के हिसाब से रहता है। कोर्स जब भी ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपको कोर्स में वैलिडिटी लिखा होता है भाई। ये देखो जैसे इसमें 6 महीने वैलिडिटी लिखा है, हर कोर्स में वैलिडिटी लिखी होती है ना। अगर आपको शिक्षक भर्ती का तैयारी करना है तो शिक्षक भर्ती वाले फोल्डर में क्लिक कीजिए, एसएससी तैयारी करना है एसएससी के फोल्डर में, है ना। जैसे ये शिक्षक वर्ग 2 है तो इसमें आप क्लिक करोगे तो देखो इसमें आपको दिख रहा है कितना, 6 महीने वैलिडिटी, 599 दिख रहा है, लेकिन उतना नहीं लगेगा। क्यों? आप होली 50 में क्लिक करो, आपका कोर्स का रेट जो है कितना आ जाएगा, 305 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 200 से 300 के प्राइस पे आपको क्या मिल जाता है, आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, कंप्लीट कोर्स। ये मंथली फीस नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये मंथली फीस नहीं है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो फ्री मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे अपना, और यहाँ पे फ्री मटेरियल लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो फ्री स्टडी मटेरियल लिखा है इस पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इसमें वीडियोस में तो कुछ नहीं है, लेकिन बगल में देखो स्टडी मटेरियल लिखा है ना, इसमें क्लिक करोगे ना तो ये आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, चाहे सिलेबस का पीडीएफ हो, ये सिलेबस में क्लिक करोगे, पुलिस सीजीपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा। यहीं पर मैं एक और फोल्डर ऐड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसमें सारे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दूंगा। एडीओ के फ्री पीडीएफ में आपको एडीओ का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे, ये ग्रामीण विकास आजीविका का पीडीएफ है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आपका और पीडीएफ फ्री है, तो ये सब मैपिंग का पीडीएफ आप यहाँ से देख सकते हो। अभी क्लिक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वो ओपन नहीं होगा, सिक्योरिटी रीजन है ना, लेकिन आप क्लिक करोगे जरूर मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री का फ्री पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एडीओ का जो फ्री पीडीएफ चल रहा है वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम तो खैर हो चुका, करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके। तो जो भी स्टडी मटेरियल है वो 2 जगह से आपको मिल सकता है, एक यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल, लेकिन यहाँ पे क्लिक करने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे तो 0 लिखा है, कहाँ मिलेगा, तो ये वीडियोस में लिखा हुआ है ना, आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जब इसको आप यहाँ पे 999 या आपके नाम का सिंबल लिखा होगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फ्री मटेरियल जो है वो यहाँ पे क्लिक होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक होके फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट फ्री मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से फ्री मटेरियल मिल जाएगा। तो फ्री मटेरियल कैसे मिलेगा समझ में आ गया। ठीक है भाई, चलो अब वापस हम आते हैं किसमें, क्वेश्चंस में। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है, तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है वो 19 राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश का 9वां बड़ा राज्य है। तो टोटल 28 राज्य, तो 18 उधर और 10वां, टोटल 19 राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो आप सभी जानते हो छत्तीसगढ़ जो है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है, तो आप जानते हो रेजिन जो है वो किस पेड़ से निकाला जाता है भाई, बताओ, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, आंसर बताओ जल्दी, रेजिन किस पेड़ से निकाला जाता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ना आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं खुद आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, कोई भी समस्या हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपकी डायरेक्ट मेरे से बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉल एक दिन में कितना ही उठा सकते हैं, 10, 15, 20, उससे ज़्यादा कॉल तो उठा पाएंगे नहीं। ठीक है, और कॉल जो है एक दिन में बहुत ज़्यादा होता है, तो कॉल उठा पाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आपको व्हाट्सअप करने कहा जाता है। बताओ जी, आंसर बताओ जल्दी से। ए, वेरी गुड, साल वृक्ष के छाल से रेजिन या राल निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है भाई, तो लाभांडी में, लाभांडी रायपुर, चावल अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ का लाभांडी रायपुर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चले। शाकंभरी योजना किससे संबंधित है, लीजिए आंसर बताइए जल्दी से, शाकंभरी योजना किससे संबंधित है। नहीं पता, पंपों पर सब्सिडी दी जाती है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जल संसाधन का उपयोग करने के लिए। शाकंभरी योजना इन सभी से संबंधित है। ठीक है, शाकंभरी योजना इन सभी संबंधित। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है भाई देश में,
बताइए कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान, देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? कोयला उत्पादन, बी पहले नंबर पे नहीं है भाई। देखो कोयला अगर उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो स्थान है पहले नंबर पे है ओडिशा, दूसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है झारखंड, अगर हम उत्पादन की बात करें। याद रखना कोयले उत्पादन में उड़ीसा पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है और झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर है। जिन लोग झारखंड आंसर बोल रहे हो ना भाई, उत्पादन पूछा है नॉट भंडारण, ठीक है, पूछा क्या है उत्पादन, तो ये कोयला उत्पादन है। कोयला भंडारण भी बता देता हूं, भंडारण कोयला भंडारण के दृष्टि से अलग है। भंडारण मतलब है कहां पर ज्यादा, ठीक है, तो ज्यादा है कहां पे, ये अलग है कोयला भंडारण, ये अलग से याद रखना होता है आपको। तो जितने लोग झारखंड बोल रहे हो आप ये समझ पहले नंबर पे है झारखंड, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है। दूसरे नंबर पे है उड़ीसा और तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कोयला उत्पादन के दृष्टि से अगर पूछा जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन भंडारण अगर पूछे तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कंफ्यूजन होता है लेकिन कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा जी, अगर आप कोशिश करो बिल्कुल याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, याद रहोगे। कोयला भंडारण मतलब कितना डिपॉजिट है, और प्रोडक्शन, डिपॉजिट का क्वेश्चन अलग से पूछता है, प्रोडक्शन का क्वेश्चन अलग से पूछता है। 1 2 3 1 2 3 दिमाग में अगर सेट कर लो इस चीज को तो याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, खूटाघाट बांध किस नदी पर है? तो यहां तो जाना होते रहता है। खूटाघाट बांध जो है वो खारंग नदी पे। अब बिलासपुर में समझ रहे हो, फिलहाल तो मैं कोरबा में हूं, लेकिन कल से जो है बिलासपुर में मेरी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तो कोरबा में हूं फिलहाल, लेकिन कल से हो जाएगा बिलासपुर में। तो घूमने के लिए आसपास 2 ही 3 जगह है भाई, एक खूटाघाट डैम है, एक कोरी डैम है, एक आपका ताला गांव है, ठीक है, कानन पंडारी है, ठीक है। कानन पंडारी तो घर हो गया है पता है बगलीच में। तो 2-3 जगह है घूमने लायक, उसमें से एक खूटाघाट बांध भी है, खारंग नदी पर है। ये अरपा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये अरपा नदी की सहायक नदी है। बताइए खूटाघाट बांध की स्थापना कब की गई थी? खूटाघाट बांध की स्थापना कब की गई थी बताओ जी। खूटाघाट बांध, खूटाघाट डैम। तो खूटाघाट बांध की स्थापना की गई थी 1920, 1920 से 31, 1920 से 31 खूटाघाट बांध, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। किस त्योहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो जान रहे हो दक्षिण का नारायणपुर का मड़ई और अपने उत्तरी छत्तीसगढ़ में राउत लोगों का मातर, बहुत फेमस है भाई, ठीक है। तो दोनों ही त्यौहार बहुत फेमस है, याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना
दिवाली के तीसरे दिन, ठीक है, दिवाली के तीसरे दिन, दिन में मातर और शाम को मड़ई की धूम होती है भाई, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, निम्न में से कौन सा नृत्य मोरिया जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मोरिया जनजाति वाला किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ककसार नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ककसार। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा हेतु सदस्य संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ से लोकसभा में 11 सदस्य, राज्यसभा में 5 सदस्य, टोटल 16 सांसद लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा में 5 लोग जाते हैं, छत्तीसगढ़ से 5 लोग चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका। कैसे? क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जनता डायरेक्ट वोट डालती है, लेकिन आप देखे होंगे कि आप कभी भी राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं डालते। आपने जो विधायक चुने हैं, है ना, जो एमएलए आप चुनते हो, वो लोग वोट डालकर राज्यसभा सांसद चुनते हैं, ठीक है। तो इसमें जनता वोट नहीं डालती है। प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? ये क्यों है? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए भाई किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो मैं तो नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि युवाओं को बहुत उम्मीद थी इनसे, लेकिन इनके उल्टे पुल्टे बयानों को सुन के जो है उम्मीद खत्म हो गया भाई, ठीक है। चलो, तो प्रदेश के वित्त मंत्री ना तो ये है ना तो ये है, और ये भाई साहब तो शिक्षक भर्ती में हल्ला बोल के निकल लिए बताए, तो इनका नाम तो बिल्कुल ना लो, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें से कोई नहीं आएगा और इनका क्वेश्चन आएगा भी नहीं वैसे एग्जाम में। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया है जिनका अब अपना एंथम है ना? तो देश का पहला एंथम, सॉरी, पहला शहर बन गया जिसका खुद का अपना एंथम है भाई, खुद का अपना एंथम है। इस एंथम को लिखा है कोलकाता के प्रोफेसर सुष्मिता बसु मजुमदार ने। एंथम का जो लाइन है वो स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ की शान भिलाई मेरी जान, इससे शुरू होता है भाई। तो नाम से समझ गया ना, भिलाई। फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता कौन था? तो वर्तमान में आप जान रहे हो, वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है, ठीक है, वर्तमान में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना। लेकिन यहां पर क्वेश्चन देखो पलट के पूछा है, विजेता है अर्जेंटीना और उप विजेता मतलब इसने किसको हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता? तो फ्रांस को हराकर 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जो है फीफा वर्ल्ड कप जीता। तो यहां पर उप विजेता पूछा है, विजेता नहीं पूछा है। तो उप विजेता कौन भाई? फ्रांस, ठीक है, याद रखेंगे। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता था फ्रांस, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है? तो आप जान रहे हो झील की खोज, इधर की खोज हो रहा है भाई मंगल में। मंगल में रहने का व्यवस्था देखा जा रहा है। पृथ्वी को नहीं बचाएंगे भले ही, है ना, पृथ्वी को बचाने के लिए भले कुछ ना करें, लेकिन हम ऑप्शन जरूर ढूंढेंगे कि दूसरे जगह हम रह पाएंगे कि नहीं, ठीक है। चलो, कौन सी फसल रबी फसल है? तो आप जानते हो गेहूं और चना ये दोनों ही मुख्य रूप से रबी फसल है। गेहूं और चना मुख्य रूप से रबी फसल है। जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था जुलाई 2018 में, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो हुआ है 16वें नंबर का। कहां हुआ है? तो कजान में,
कजान कहाँ है भाई? रूस में। ठीक है, वर्तमान में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है वो 16वें नंबर का हुआ है कजान, रूस में। ठीक है, 2024। ठीक है, कब? 2024। ठीक है भाई। चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो उस समय जीता था लक्ष्य सेन ने। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को पलट कर पूछ ले कि 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो भारतीय, उस समय भी लक्ष्य सेन जो थे उन्होंने थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर जीता था, और इस समय भी भारतीय महिला टीम ने जीता है थाईलैंड की टीम को हराकर। दोनों ही बार में थाईलैंड के लोग ही हारे हैं। ठीक है, दोनों ही बार में कौन हारे भाई? थाईलैंड की टीम ही हारी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो आप जानते हो सूर्य जो है वो एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है, चलो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, है ना, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय कंपनियां, सरकारी कंपनियां, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां? नहीं, वैश्वीकरण की भूमिका में मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है, वो ज्यादा अपना योगदान देती हैं। ठीक है, ज्यादा योगदान देती है, याद रखें। चलो भाई अगला क्वेश्चन चले। ठीक है, सरकारी कंपनी लोग वैश्वीकरण में कैसे साथ देंगे भाई? मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है बताइए? यह क्वेश्चन एडीओ वालों के लिए है स्पेशली, कि अब समझ रहे हो एडीओ में जो भी योजनाएं पढ़ाई जा रही हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि योजना, करंट अफेयर, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। योजना हो, करंट अफेयर हो, ये सब क्या किया जाता है भाई? हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए पहले 100 था और अब कितने हो गए हैं? तो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार मिलता है और छत्तीसगढ़ सरकार 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 केंद्र और 50 राज्य, है ना, 100 केंद्र और 50 राज्य। तो इस हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में 150 दिनों का, है ना, 150 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त 50 राज्य। राज्य सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा किस में होता है? सरकार की आय का लेखा जोखा किस में होता है? तो वो होता है बजट में। बजट का उल्लेख, बजट मतलब कौन सा संविधान, संविधान का कौन सा अधिनियम में बजट के बारे में है भाई? बताओ, संविधान का कौन सा अधिनियम है जिसमें आप बजट के बारे में पढ़ते हो?
112, ठीक है। बजट का प्रावधान संविधान के 100 अधिनियम 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी बताओ? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? मुंबई में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? (1935) में। वेरी गुड, 1 अप्रैल 1935। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली जो है वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी याद रखेंगे। किस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया? आप जान रहे हो, है ना। चौरा चौरी कांड हो गया था 5 फरवरी को 1922। 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया भाई। और पूना समझौता किनके बीच में हुआ था? तो यही पूना समझौता जो है वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में, ठीक है। कब हुआ था भाई? 24 सितंबर 1932। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल के फलस्वरूप हुआ? तो आप जान रहे हो असहयोग आंदोलन बढ़िया तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 5 फरवरी को हो गया, इस कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो जो भी नेता गांधी जी से गुस्सा गए थे उन्होंने 1923 में, है ना, 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया। 1923 में असहयोग आंदोलन को जैसी 1922 में असहयोग आंदोलन जैसी फेल हो गया, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर दिया गया, है ना। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, है ना, अध्यक्ष चितरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है भाई। तो असहयोग आंदोलन के फेल होने का कारण किया गया था इसको। वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहां की गई थी? तो वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई थी। कहां भाई? सिंगापुर में, याद रखेंगे कहां? सिंगापुर, ठीक है। ठीक है, चलो। तो ये था आपका सीजी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018, जिसमें हमने वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से एनालिसिस किया, चीजों को और समझने का हमने कोशिश किया कि आपका वर्तमान में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, उसका हमने डिटेल भी देखा, ठीक है। इसी तरह से व्यापम के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन जो है वो हम एनालिसिस करेंगे। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराता, साथ में आपको एनालिसिस भी कराता हूं कि इस प्रश्न के हिसाब से अगले एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो एनालिसिस भी मैं आपको कराता हूं। अच्छा, मैथ्स क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, चलो मैथ्स क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा कि याद दिला दिया जी, एंड होने के बाद तो जुड़ ही नहीं पाता। चलो आसान क्वेश्चन है मैथ्स के भी, कर लेते हैं तुरंत। देखो, छह संतरों को 30 रुपए में खरीदकर 25 रुपए में 4 की दर से बेचा गया, इस तरह कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ, अगर प्रॉफिट आपको चाहिए तो कितने में बेच रहे थे, ठीक है, कितने में खरीद रहे थे, उसको लिख के नीचे क्रय मूल्य इंटू 100% करना होता है, ठीक है। ये करना होता है आपको अगर आपको लाभ चाहिए तो, ठीक है। सबसे पहले तो बट्टा ही बनाना पड़ता है, ठीक। विक्रय मूल्य माइनस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है भाई? तो 25 रुपए में 4 की दर से बेचा गया, 25 रुपए में 4 की दर से बेचा गया, 4 छिक्का 24 और 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो सीधी सी बात है, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो एक संतरे का विक्रय मूल्य होगा 6 रुपए 25 पैसे। अब बेचा कितने गया? तो 6 संतरों को 30 रुपए में, तो एक संतरे को कितने में बेचा गया भाई? सॉरी, 6 रुपए में 6 संतरों को 30 रुपए में खरीदा गया, तो एक संतरे को कितने में खरीदेगा? तो डिवाइड कर दो,
6 पंचे 30, 5 रुपए में खरीदा, मतलब 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए 25 पैसे में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है पूछा है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य, बस इतना ही करना होता है, आंसर आ जाता है। अब देखो भाई यहाँ लाभ तो होगा ना, 5 रुपए में आप एक संतरा खरीद रहे हो और 6 रुपए 25 पैसे में बेच रहे हो, तो लाभ तो होगा ही बिल्कुल। अब घटा दो भाई, यहां पर इसको सॉल्व करना आसान है, जगह नहीं है, इधर बना दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो 6 रुपए 25 पैसे में से 5 घटा दोगे तो 1 रुपए 25 पैसे आएगा, और नीचे 5 गुणित 100%, दशमलव के बाद दो अंक है तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। और ये 100% हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से घटाओ, 5 से घटाओगे 25 पंचे 125 होता है, तो आ जाएगा आंसर 25%। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेना था, और लाभ का परसेंट अगर निकालना होता है, प्रॉफिट निकालना होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य होता है, ठीक है। परिचारक का भी करा दूंगा, चिंता मत करो। एक शंकु की ऊंचाई दुगनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलो अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 2 गुनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 2 पार्ट करके बनाते हैं। देखो ऊंचाई जो है उसको आप मान लोगे क्या, h, ठीक है। और आयतन जो है, शंकु का आयतन ना, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, लिख लेना, शंकु की ऊंचाई शंकु का आयतन, v जो है शंकु के आयतन का फॉर्मूला जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक। क्या होता है भाई, 1/3 है ना, अभी याद कर लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, कभी ना कभी तो याद करना ही है। अब बोल रहा है कि ऊंचाई दोगुना कर देना, क्या करना है भाई, ऊंचाई आपको दोगुना करना है, तो नया ऊंचाई, ठीक है, और आयतन, न्यू जो ऊंचाई है वो हो जाएगा, दोगुना करेंगे तो 2h हो जाएगा, और आयतन क्या हो जाएगा भाई, तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, h के जगह पे आप 2h लिखोगे, क्यों, क्योंकि ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका नया वाला ऊंचाई और आयतन, क्योंकि ऊंचाई दोगुना करोगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, दोगुना होगा, ठीक है। अब पूछा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, प्रतिशत अधिक पूछे या प्रतिशत कम पूछे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको नया वाला लिखना है, पहले नया वाला कितना है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, पाई आर स्क्वायर h, या यहां पे ये भी लिख सकते हैं, देखो आसान और बनाते हैं इसको लिख सकते हैं, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और ये जो है पाई आर स्क्वायर h v है, v मतलब आयतन, क्योंकि आयतन आपने ये माना है, तो इतने को आप v लिख सकते हो, ठीक है। तो जो बढ़ा हुआ आयतन है माइनस पुराना आयतन इंटू 100%, अब समझ रहे हो कितना आएगा आंसर, v/v कट जाएगा, और कटाने पे 1 आता है, ठीक है, 1 का 100% से गुणा करोगे तो आंसर 100% आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है भाई, आंसर 100%। अब देखो इसमें v नहीं लिखता तो इतना पूरा यहां पे लिखना पड़ता, फिर इसको यहां लिखना पड़ता, फिर इसको यहां लिखना पड़ता, फिर कॉमन लेते कटाते, उससे अच्छा उसको v बोलते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा। चलो, 25 छात्रों और उसके शिक्षकों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो 25 छात्र प्लस एक शिक्षक 26 हो गए, इसका औसत आयु 15 है, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 26 का 15 से गुणा कर दो, 390 हो जाएगा। अब यदि शिक्षक की आयु घटा दे तो कितने बचेंगे, 25 लोग बचेंगे, और शिक्षक की आयु घटा दे तो औसत आयु हो जाएगा कितना, 14, तो 25 का 14 से गुणा कर दो, 14 5 80, 8 28 और 8 35, तो 350 साल, तो 390 में से 350 घटा दो तो आ जाएगा शिक्षक की आयु 40 वर्ष। यहाँ पे टोटल कितने लोग थे भाई, यहाँ पे टोटल 26 लोग थे, यहाँ पे 25, एक आदमी घटा दिए, उसका आयु आया 40 वर्ष। तो बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन, औसत में मैंने पढ़ाया भी है, इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से ही बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी बन गया हमारा। चलो चौथा क्वेश्चन, कुल का मतलब औसत गुणित संख्या होता है, बस इतना ही याद रखना रहता है। श्रृंखला की अगली संख्या बताइए कौन सी होगी, अगली संख्या तो क्या है भाई, 2 5 12 27 58 121। अब 2 से 5 कैसे बनेगा, 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 प्लस 1 4 1 5, आगे देखो 5 दूनी 10 प्लस 2 12,
12 दूनी 24 प्लस 3, देखो क्या हो रहा है, सबका 2 से गुणा होके 1 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो 24 3 27, 27 दूनी 54 प्लस 27 दूनी 54 प्लस 4 कर दो, ठीक है, प्लस 3 किए यहाँ पे प्लस 2 किए, यहाँ पे प्लस 1 किए, तो 4 कर दोगे तो 58 हो जाएगा। 58 दूनी प्लस 5 कर दो, ठीक है, एक 116, 58 दूनी 116 और 5 121 हो गया। तो अगला निकालना है तो 121 का गुणा आपको 2 से करना होगा, प्लस 6 जोड़ना होगा, तो कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 248। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 248। देखो इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 248। आसान है, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आसान ही आते हैं। बताए सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा इसमें से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, 25/7 लिखो, 7 14 7 21, 4 बचा, 7 21 और 4 बचा, मतलब कितना आएगा 7 5 35, 3.5 आएगा। 37 का 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दशमलव 3 3 9, इतना आएगा करीब। 67 का 21 से भाग दो, 21 दूनी 42 है ना, और 21 तिया 67 का 21 से भाग दो, ऐसे बनाना होगा क्या, 63 कितना आया 4 आया, तो 21 दशमलव लगाएंगे तो 1 0 लग जाएगा, 21 एकम 21, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, घटा दो 19 आ जाएगा, मतलब 3.1 के करीब आ रहा है, ठीक है। एक और बच गया चेक करने को, अभी तक तो सबसे छोटा यही है, ये बच गया 15 तिया 45, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएगा आंसर। 15 तिया 45, 2 बचा, दशमलव लगाओ 0 आ जाएगा, 15 एकम 15, 5 बचा, ठीक है, फिर शून्य लगा सकते हैं, तो 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, 3.133 आ रहा है, ठीक है, मतलब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। शून्य लगा दो, 21, मतलब 1 पॉइंट तक और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 3.1 इसमें भी है, दोनों में से छोटा कौन सा है, एक और सॉल्व करो, तो 21 का गुणा करो जिसमें 190 आए, है ना। चलो करते हैं, करना तो पड़ेगा ही। इक्कीस का गुणा 5 से करते हैं तो 105 होगा, 21 का गुणा अगर 7 से करें तो 147 होगा, 21 का गुणा 8 से करें तो 168, 21 गुणा 9 करते हैं 189, 21 गुणा 9 करते हैं तो 189 आएगा, फिर एक बचेगा। तो यहाँ पर 3.19 आ रहा है, यहाँ पे 3.13 आ रहा है, मतलब छोटा कौन सा होगा, ये सबसे छोटा होगा, तो आंसर आ जाएगा कौन सा, ये वाला सबसे छोटा है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया भाई, ठीक है। अब यहां पर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको आरक्षक का सिलेबस स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सिलेबस पे हमने चर्चा कर लिया, सिलेबस के बाद हमने इस बार कैसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा कर लिया, प्लस 2018 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वो भी चर्चा कर लिया। इसके अलावा इसका डिटेल भी हमने देख लिया, एनालिसिस भी कर लिया। तो सिर्फ ये आरक्षक ही नहीं, नगर सेना पुलिस सब इंस्पेक्टर परिचारक एडीआई जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें जो भी क्वेश्चन है वो उसके एनालिसिस, इसके एनालिसिस उसमें काम आएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आता हूं ना तो उसमें एनालिसिस कराता हूं, इसलिए चाहे आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे मत कर रहे हो, उस लाइव क्लास में जरूर बने रहा कीजिए। और अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड बाद में देख लिया कीजिए, ठीक है। इसके अलावा इसका पीडीएफ मैंने बता दिया फ्री मटेरियल में मिलेगा, ठीक है। चलो तो अब क्लास को एंड करते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको आरक्षक के कट ऑफ पर भी बात करूंगा। आरक्षक का कट ऑफ बताऊंगा कि किस जिले में कितना कट ऑफ जा सकता है ना, तो वो एक अनुमानित है, ठीक है। तो अगर आपने पहले से अनुमान लगा लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है।
ठीक है, लेकिन मेरा जो अनुमान बोलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि सर हमने फिजिकल में इतना लाया है तो हम कितना लेकर आए, और तो कट ऑफ आपको पता चलता ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना नंबर और तैयारी करना है आपको, ठीक है। तो कल जो है, कल हो सके तो इवनिंग में मैं आपको कट ऑफ पर चर्चा कर लूंगा, कल इवनिंग में, ठीक है। मॉर्निंग तो क्लास होगी 11 बजे, अपन सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला पढ़ेंगे, 12 बजे हम लोग एडीओ का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और शाम को टाइम मिलेगा ही तो इवनिंग में मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता दूंगा। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ कट ऑफ के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, इसलिए उस पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अभी कट ऑफ की चर्चा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबको एक बार जय हिंद कमेंट में टाइप करते हुए जाना, है ना, और वीडियो को शेयर जरूर करना बताए, क्योंकि वीडियो को अगर आप शेयर करते हो तो ऐसा होता है ना कि हमारा भी मन करता है कि हाँ आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हो, हम आपके लिए तभी कुछ करेंगे जब आप हमारे लिए कुछ करोगे, ठीक है भाई। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है भाई। तो जैसे आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है, आपको क्वेश्चन का एनालिसिस कराया, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। वो एप्लीकेशन में होगा, सरगुजा जिला का जो मैपिंग है वो एप्लीकेशन में होगा। आप एडीओ, परिचारक, पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, कोई भी कोर्स लिए हो उसमें आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। और हमसे जुड़कर पढ़ रहे हो तो एक आध कोर्स ले ही लेना यार, है ना, 200-300 रुपए में कोर्स मिल ही जाता है, तो एक आध कोर्स लेने में कोई दिक्कत है भी नहीं, ताकि आपको सारी चीजें अवेलेबल हो सके। एडीओ का जैसे ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, सेम आपका परिचारक और आरक्षक और सब इंस्पेक्टर का भी ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, कोर्स आ जाएगा। चलो, जय हिंद।